अभी हमने देखा इसी आपदा का फायदा उठाकर हिंदुस्तान पेट्रोलियम बेच दिया, भारत पेट्रोलियम बेच दिया गया, इंडियन ऑयल बेच दिया, ओएनजीसी बेच दिया, एलआईसी बेच दिया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड बेच दिया, सेल बेच दिया, वेल बेच दिया। और इस देश में जो 61 रत्न कंपनियां थी जिसके आधार पे हम सपना देख पाते थे, हमारी कई पीढ़ियां सपना देखते आई जिन अवसरों के आधार पर, उन सारे अवसरों को हमसे छीन लिया गया। और जब हम बेचने की बात करते हैं तो याद रखिए कि हम सोचते होंगे कि बेचेंगे तो कुछ पैसा आएगा। कोई व्यक्ति किसी चीज को बेचता है तो जाहिर सी बात है उससे कुछ पैसा आता है, लेकिन ये सरकार इस देश के संस्थानों को बेच रही है, सरकारी कंपनियों को बेच रही है और खरीदने के लिए पूंजीपतियों को सरकार के खजाने से पैसे भी दे रही है। क्या आपने सपनों में भी ऐसा सोचा? इसीलिए मैंने कहा कि कई मामलों में गुलाम हिंदुस्तान से भी बदतर स्थिति लाने की कोशिश की जा रही है। इसी लॉकडाउन का फायदा उठा के जब संसद का सत्र नहीं चल रहा था, पूरे देश में कर्फ्यू की स्थिति थी, उस समय नई शिक्षा नीति 2020 लाया गया और मोदी जी ने उसमें शामिल करवाया कि ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। आप जरा सोचिए, बिहार झारखंड जैसे राज्यों का जहां 80% से ज्यादा बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले आधे से ज्यादा बच्चों के परिवार में एक भी स्मार्टफोन नहीं है। तो आप जरा सोचिए उनके लिए इस नई शिक्षा नीति का क्या मतलब है। उनके लिए नई शिक्षा नीति का सीधा मतलब है बेदखली का फरमान। और इसीलिए हम हेमंत सरकार से मांग करते हैं कि आप विधानसभा के अंदर इस नई शिक्षा नीति के खिलाफ प्रस्ताव पारित कीजिए। इसी लॉकडाउन के बीच में हमने देखा ये 3 कृषि कानून लेकर आए और ये कहता है किसानों के को मुनाफा होगा इस कृषि कानून के माध्यम से। आप जरा सोचिए कि जिन राज्यों में कई सारे राज्य इस देश के हैं जहां की खेती किसानी 80% खेती किसानी, 75% खेती किसानी बटाईदार के हाथ में है। करोड़ों करोड़ खेतिहर मजदूरों की रोजी रोटी चलती है खेती किसानी से। आप जरा सोचिए कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगा, पूंजीपति खेती करेंगे 100 एकड़ 200 एकड़ 400 एकड़ जमीन लेकर, बड़े मशीन से खेती होगा। तो जो करोड़ों करोड़ बटाईदार हैं जिनका रोजी रोटी खेती किसानी से चलता है, जो करोड़ों करोड़ मजदूर हैं जिनका रोजी रोटी खेती किसानी से चलता है, उनकी आजीविका का क्या होगा। और आप जरा सोचिए कि सरकार का एफसीआई का गोदाम अगर किसानों से अनाज नहीं खरीदेगा तो जन वितरण प्रणाली के माध्यम से जो राशन मिलता है उसका क्या होगा। और झारखंड जैसे राज्य में जहां हर साल हम खबर सुनते हैं कि आज फलाने जगह भूख से मौत हो गई, वैसे राज्यों का क्या होगा। इसीलिए हेमंत सरकार से हम मांग करने आए हैं कि इस देश के खेती किसानी को नीलाम कर देने वाला जो ये कृषि कानून है, देश की आजादी को नीलाम कर देने वाला जो ये कृषि कानून है, उसके खिलाफ आप झारखंड की विधानसभा से आप प्रस्ताव पारित कीजिए। क्योंकि आप झारखंड के नौजवानों के, किसानों के, महिलाओं के, गरीबों के, जनता के आकांक्षाओं पे सवार होकर इस सत्ता में आए थे और ये जनता की आवाज है कि इस देश को संकट में, मुसीबत में धकेल कर जो जनता की ऐतिहासिक लड़ाइयों का परिणाम जो हमारी उपलब्धियां हैं उसको आप नीलाम करने की जो कोशिश कर रहे हैं, जो केंद्र सरकार कोशिश कर रही है, उसके खिलाफ आप मजबूती से खड़ा हो। इसी लॉकडाउन के बीच में हमने देखा कि 300 से कम मजदूर जिस फैक्ट्री में काम करता है उनके पास कोई अधिकार नहीं होगा। ये कानून लाया गया, लेबर कोड भी लाया गया। और इस देश के अंदर 1926 में किसका शासन था इस देश पे? अंग्रेजों का शासन था। उस समय हिंदू अपने गुलाम देश के मजदूरों को जो श्रम कानून के माध्यम से जो अधिकार मिले थे उसको भी सरकार ने छीनने का काम किया। इसीलिए मैंने कहा कि कई मामलों में अंग्रेजों से भी बदतर ये सरकार है। और पूरे देश में अगर आप सोचिए कि सरकारी नौकरी हमसे छीन जाएगा, शिक्षा के जो हमारे सरकारी
सरकारी संस्थान है वो हमसे छिन जाएगा। तो संविधान में जो आरक्षण है, जिसके दम पे गरीबों की कई पीढ़ियां सपना देखते आई है कि आरक्षण है तो हमारी पीढ़ी नहीं पढ़ सकी, नौकरी नहीं मिल सका, तो अगली पीढ़ी को कम से कम मिल जाएगा। सरकारी नौकरी खत्म, सरकारी संस्थान से शिक्षा के संस्थान खत्म, मतलब आरक्षण खत्म। और इसके माध्यम से आरक्षण पे सीधा सीधा हमला ये सरकार कर रही। इसीलिए ये लड़ाई आज जो हमारा मार्च है, उसके हमारे वो रोजगार का सवाल है, वो हमारे भविष्य का सवाल है, साथ ही साथ इस देश को बचाने का सवाल है, इस देश की आजादी को बचाने का सवाल है, इस देश के आजादी के आंदोलन ने जो संविधान हासिल किया उसको बचाने का सवाल है, इस मुल्क को बचाने का सवाल है। और आखिरी में इस लड़ाई को छेड़ने के लिए, शानदार तरीके से आज मार्च को संपन्न करने के लिए आप तमाम झारखंड के छात्रों, नौजवानों को मैं सलाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं, अभिवादन करता हूं। और इस लड़ाई के ऐलान के साथ कि अभी ये अंगड़ाई है, आप जो 5 लाख रोजगार देने का वादा आपने किया था चुनाव में, हम उसको भूलने वाले नहीं हैं। उसकी शुरुआत है, उसकी नींव आज हमने विधानसभा के सामने आके रखी है। अगर वो नहीं मिलता, ये लड़ाई निर्णायक दिशा में जाएगी, हम छोड़ने वाले नहीं हैं। ना हम नरेंद्र मोदी की सरकार को छोड़ेंगे, ना ही हम हेमंत सोरेन की सरकार को छोड़ने वाले हैं। आपने बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, आप टेक्निकल जो एजुकेशन वाले छात्र हैं उसको साल में 5,000 रुपया देने का घोषणा आपने किया। ये लफाजी के अलावे कुछ नहीं है। आप 10,000 हर महीने सभी बेरोजगारों को आप भत्ता दीजिए, ये मांग है और ये आपको देना पड़ेगा। और ये लड़ाई इस सवाल पे हमारा जारी रहेगा। आप जो प्राइवेट कंपनियां हैं उसमें झारखंड के जो नौजवान हैं उनको 75% आरक्षण देने का घोषणा तो किया, सही बात है, हम स्वागत करते हैं आपके इस फैसले का। लेकिन उसमें हर फैक्ट्री में ये आरक्षण लागू हो, इसकी गारंटी किए बिना इसका कोई मतलब नहीं है। आपको इसकी गारंटी करनी पड़ेगी झारखंड के अंदर, झारखंड का जो निजी सेक्टर है उसके अंदर। और इन तमाम मांगों के साथ ये लड़ाई हमारा जारी रहेगा। आपसे हम अपील करने आए हैं, आपसे गुजारिश करने आए हैं, इस लड़ाई को गांव-गांव में लेकर जाइए, एक एक नौजवानों से मिलिए और अपनी ताकत को और भी बढ़ाइए, और भी बड़े ताकत के साथ, और भी मजबूती के साथ इस लड़ाई को हम बढ़ाएंगे। अपने रोजगार को बचाएंगे, रोजगार के अवसर को बचाएंगे, अपने भविष्य को बचाएंगे, मुल्क को बचाएंगे, संविधान को बचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद।